आपको 10,000 की नौकरी मिलती है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कीजिए आप 10,000 की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, आप कुछ सीखने जा रहे हैं और 10,000 रुपया आपको पॉकेट मनी मिल रही है। प्रोसेस पे लोग काम नहीं करते। पहला है किसी भी काम करने के लिए प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस से प्रोग्रेस होगा और प्रोग्रेस से सक्सेस होगा। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का जिसने मेरे साथ क्रिटिसाइज किया। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो आज के वक्त में जहां पे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पे एक साइकिल से अपने रोजगार को करने वाला व्यक्ति आज करीब 25,000 से ज्यादा युवाओं के रोजगार का माध्यम बना हुआ है। कभी जीवन में जो इंसान सोचता है कि हम खुद के लिए तैयारी करें, खुद के लिए अपना रोजगार ढूंढें, लेकिन एक इंसान जो कि अपने रोजगार के साथ साथ 25,000 लोगों के रोजगार का माध्यम बना, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बहुत संघर्ष है। उस संघर्ष को आज अगर आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगर आप भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना अंत तक देखे हुए बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि आज जिस शख्स को आपसे हम आपके story.com पे मिलवा रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई? राकेश जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जर्नी की शुरुआत को आज आपने मेरे को पूछा है, मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल करके बताऊंगा जी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो एक आम शख्स जो साइकिल से घूम के कोई अपना व्यापार कर रहा है वो इस तख्त पर पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है। ये अचीवमेंट हुआ है और लोग कर सकते हैं। सिर्फ उनको जागृत करने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है जी, वो कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आता हूँ कि हम लोग स्टार्ट किए थे लाइफ में 1975 का मैं बर्थ है और हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लास्टिक बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है हर एक का जीवन में, हर एक के कभी अप एंड डाउन आते, लेकिन प्रभु कृपा ये थी मेरे ऊपर कि जब हमारा बचपन था उस समय डाउन की पोजीशन में थे हम लोग, और थैंक्स टू गॉड कि मुझे सीखने को मिला। नहीं तो मतलब आप उस चीज के लिए थैंक्स कर रहे हैं कि आपका उस समय जो स्थिति था वो ज्यादा संघर्षशील था, नहीं तो मैं सीख नहीं पाता। ओके। और मैं भी किसी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तरह आता और कंपनी चलाता, ठीक है। तो उस समय हम लोग 1990 या 15 साल की मेरी उम्र थी, उस समय हम लोग साइकिल से घूम के माल बेचना स्टार्ट कर दिए थे। ये माल क्या था? कुछ स्टेशनरी की आइटम थी, कॉर्क था, रैकेट था, प्लास्टिक वाली ड्यूज बॉल थी, क्रिकेट की बॉल थी, ये सब था। कभी स्टेशनरी का माल बेचते थे, यानी सीजन में जैसा जो जरूरत हुआ उस हिसाब से माल दिल्ली से ला के बेचते थे। 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बनाते थे, 12 रुपये उस पर कमीशन लगता था। दिल्ली जाते थे, वहाँ से माल परचेज करके लाते थे और वहाँ से लाते थे। फिर 2 थैला साइकिल के हैंडल में एक पीछे पेटी टाइप का बांध के घूमते थे। डेली का साइकिल पे पेटी टाइप का बांध करके घूमते थे और बेचते थे। जैसे कोई छोटी दुकान है, किराने की दुकान है, वो सभी हमसे माल परचेज करते थे और परचेज करते हाथों हाथ नगद पैसा। कोई 30 रुपये का लिया, कोई 50 रुपये का लिया, कोई 100 रुपये का लिया। और हमें कोई भी कस्टमर था जो 10 रुपये का भी सामान लेता था उसका भी सम्मान, क्योंकि फादर ने हम लोग को एक चीज़ सिखाया था कि जो पैसा आपको दे के कोई भी सामान ले रहा, ठीक है, उसको सामान आप टू द पॉइंट दीजिए और उसका जो भी सामान आप बेच रहे हैं वो ऐसा कोई भी सामान नहीं बेचना है जिससे उसका पैसा बर्बाद हो जाए। तो पहला आज भी वही थ्योरी है कि अगर हम लोग जब मैट्रिक पास कर रहे थे तो 0.45 एक डॉट पेन आई थी, रेनॉल्ड्स 0. साहब हमारे पास 2 डॉट पेन है तो भी 1 डॉट पेन खरीदते थे। क्यों करते थे पता है? ये रुकेगा नहीं। जब हमारा कॉन्फिडेंस उस पेन पे इतना था कि भाई ये रुकेगा नहीं, तो आज कोई भी व्यक्ति आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, चाहे वो 10 रुपए का या 100 रुपए का या 10,000 रुपए का, वो रुकना नहीं चाहिए, उसके कार्य में आना चाहिए तभी वो, क्योंकि वो उसके लिए पे कर रहा है, वो उसके लिए पे कर रहा है। जब पे कर रहा है तो 100% आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि उसका काम नहीं रुके। अच्छा एक बात बताइए, जब आप साइकिल पे चला करके सामान बेच रहे उस उम्र में आज के जो युवा हैं, जैसे वो आपकी उस समय क्या उम्र थी जब आप साइकिल पे सामान बेचा करते थे? 15-16 साल की उम्र में। आज के डेट में 15-16 साल का युवा ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उसको लगता है कोई ऐसा हम काम करेंगे तो बड़ा शर्म की बात है। तो क्या आपको उस समय शर्म नहीं आता था? पहला है कि हम किसी से मांग नहीं रहे हैं,
शर्म उसमें आनी चाहिए जहां आप हाथ फैला रहे हैं, जी, जहां आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ताजमहल भी जिस दिन बना होगा तो पहली ईंट रखाई होगी। जी, इसी टाइप से जब हम लोग 35-35 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर घूम के माल बेचा करते थे, ठीक है, हमें कोई शर्म नहीं। क्या चीज़ का शर्म है? क्या चीज़ की शर्म करें? जी, हम अपने जीवन यापन के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें शर्म क्यों आनी चाहिए? कभी किसी ने मतलब कुछ कहा? हाँ, नहीं, बहुत लोगों ने कहा। और ये उनको भी मेरा थैंक्स है कि वो अगर नहीं बोलते, वो मेरा क्रिटिसाइज नहीं करते, तो मेरे जीवन में वो आग की तरह मैं उस गोले को लेके हृदय में रखता था कि मेरे को इसको जवाब देना है। तो जवाब दो टाइप से आप दे सकते हैं। एक है कि आपने कुछ बोला और मैं पलट के आपको जवाब दे दूं। दूसरा है कि मैं आपने कुछ बोला और मैं हृदय में उसको कभी भी उस गर्मी को खत्म नहीं होने दूं और उसका जवाब मैं अपने कान से दूंगा। क्या बात है। ये पहला सोच होना चाहिए हर एक व्यक्ति का, क्योंकि मुंह पर जवाब देना, पलट के जवाब देना वो मिनट और सेकंड का काम है, लेकिन आपको अपने कान से जवाब देना है। उसमें टाइम पीरियड हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन जवाब कान से मिलेगा, ताकि उसको ये समझ में आए कि हाँ, ये चीजें हमने जो बात कही उसका जवाब अपने काम से मिला है। कान से। रोशन डिंडारिया एक नाम जो है अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हो चुका है। मैं आगे बताऊंगा और लोगों को डिटेल करूंगा मैं आपको। तो इसके पीछे और कौन कौन से संघर्ष हैं जो छिपे हुए हैं आपके नज़र में? देखिए, संघर्ष जो सबसे बड़ा संघर्ष है कि जब हम लोग घूम के माल बेच रहे थे, उससे फिर हम लोग एक स्टेप और बढ़े, कुछ संग्रहित हुआ अमाउंट, हमने उस बिजनेस को थोड़ा बड़ा किया। हमने एक दुकान ली, हम एक शॉप लिया, रिटेल स्टार्ट किया, कैश फ्लो हम लोग का बढ़ा। कैश फ्लो बढ़ा तो हम लोग व्यापार को और थोड़ा एग्रेसिवली बढ़ा पाए। ठीक है, जब आप कैश काउंटर जब आपका चालू हो जाए और किसी व्यापारी पर डिपेंडेंसी न रह जाए कि आज तकादा मिलेगा तब व्यापार होगा और महाजन को पैसा जाएगा, कैश फ्लो में जब भी है आपका व्यापार बढ़ जाता है, इंस्टेंट बढ़ता है। ठीक है, अब दो चीज़ यहाँ पे क्या है कि मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है और हम बेच क्या रहे हैं। मार्केट में जो कस्टमर का जो पॉकेट साइज है वो क्या है, इसको बहुत ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट को चूज कीजिए, तब बेचिए। बिल्कुल। अगर आपका मार्केट साइज क्या है, मार्केट का, आप अगर पटना शहर में बैठे हैं, यहाँ पेइंग कैपेसिटी क्या है और कस्टमर का मिजाज क्या है, ठीक है, वो आप देखते हुए प्रोडक्ट अगर डाउनलोड करेंगे, कोई प्रोडक्ट ला के बेचेंगे, आप लॉन्च करेंगे, आप बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने ऊपर लेके, क्या अगर एज ए कस्टमर आप उस प्रोडक्ट को लेते, क्या आप उसके एज ए कस्टमर बन के सोचते कि उसको क्या बेनिफिट हो रहा, या फिर क्या कस्टमर की डिमांड क्या है उसको आप अपने लेवल पे पहले सोचिए। नहीं, और कस्टमर को जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं उससे पहले आप खुद कस्टमर बनिए और उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, स्टैंड होके कि कुछ नहीं, मेरा कंपनी है नहीं है, ये मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, मेरे को क्या बेनिफिट होगा। जैसे ही आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं, आपका काम दो हो जाता है। एक, पहला है एज ए ओनर आपको कंपनी भी चलाना है, दूसरा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर तैयार करने हैं, अनसेटिस्फाइड नहीं तैयार करना। सेटिस्फाइड कस्टमर आपका माउथ पब्लिशिंग होता है, ये हम लोग का उसमें प्रचार और ये प्रसार का व्यवस्था नहीं था, तो एक दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, चौथे को बोलता है। छोटे शहर में क्या होता है, वो पब्लिश हो जाता है, अरे प्लास्टिक का सामान लेना, अरे रोशनी लो, ठीक है, उनका रेट सही रहता है। तो कभी जो आपने शुरुआत किया तो उस समय कभी सारा काम आप खुद करते थे, झाड़ू लगाना अपने ऑफिस में अपने, तो ये सब मतलब क्या खुद करते थे या उस समय भी आपने एम्प्लॉय हायर किया हुआ था? हम बताते हैं सर। पहला बात है कि झाड़ू लगाना, ठीक है, जैसे आपने बात रखी है तो मैं बता रहा हूँ, झाड़ू लगाना कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता। आज कोरोना काल 2 साल 1.5 साल सभी ने देखा है, ठीक है, इसमें मैंने देखा नहीं है, सबों ने देखा है कि लोग अपने घर में कोई भी प्यून या कोई भी उनका मेड सर्वेंट कोई नहीं आ रहा था, तो ईच एंड एवरी वर्क उसके घर की लेडीज या वो जेंट्स मिलके या बच्चे मिलके ही कर रहे थे, है ना। क्या उस समय वो काम छोटा हो गया? नहीं। क्या उस समय बड़ा हो गया? आप कैसे आंकते हैं कोई काम बड़ा और छोटा है? हमारी सोच बड़ी और छोटी है, कोई भी काम छोटा नहीं है। ये ऑफिस मेरी है, मैं इस ऑफिस को चला रहा हूँ। आज अगर मेरा कोई सेल्स का सपोर्ट का पर्सन नहीं होता है, कस्टमर की जवाबदेही मेरे ऊपर है, मैं सपोर्ट डेस्क पर बैठता हूँ, वो छोटा नहीं है, बिल्कुल, वो हमारा काम है, पहले वो हमारा काम है।
मतलब जो भी चीजें हैं, अगर आपके पास शुरुआत में आपको सामने जो काम नजर आता है, अगर लगता है कि कोई नहीं है तो आपको उसको कर लेना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपका मतलब दायरा बढ़ेगा, फिर चीजें आप व्यवस्थित कर लीजिए अपने हिसाब से। क्योंकि ये चीजें काफी साल चला, आप साइकिल पे सामान बेचे, घूम घूम करके बेचे, लोगों ने ताने भी दिए होंगे, उनको जवाब मिला भी समय आने के साथ। तो क्या उस दौरान ये नहीं लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ और बड़ा होना चाहिए था, कुछ और अच्छा होना चाहिए, बाकी लोग तो कुछ और अलग बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या मेरे नसीब में यही था क्या जो मैं ये काम कर रहा हूँ? कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा बात आता था दिमाग में, बड़ा कौन करेगा, कोई दूसरा आदमी आपको बड़ा बनाएगा नहीं, ऐसा आप सोचते हैं, या मैं ऐसा सोचूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। बड़ा बनना है आपको अपने मेहनत करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जब आप मेहनत करते हैं तो आप कभी कभी फ्रंट मेहनत करते हैं, आप बेनिफिटेड भी होते हैं, कभी कभी आप लूजर भी होते हैं। तो बेनिफिटेड होते हैं तो आप हो सकता है कि कुछ मनी में इनकैश कर लेते हैं, लूजर होते हैं तो उससे ज़्यादा इनकैश करते हैं। क्या कहते हैं, मैं लूजर क्यों हुआ, लूजर होने के कारण क्या थे, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां रह गई, ये लूजर होने पे ये सवाल मन में आता है, ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं और फिर आप यानी थिंक होता है और एक रीथिंक होता है, तब आप रीथिंक करते हैं उस पर। अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी बात कही आपने। मतलब अगर आप पहली बार में कोई चीज सोच रहे हैं तो थिंक कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन जब आप गलती करके कुछ नुकसान होता है या उतार चढ़ाव होता है तो आप रीथिंक करते हैं। जब रीथिंक होता है तो आपकी कमियां आपको पता चलती है, खुद से पता। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का जिसने मेरे से क्रिटिसाइज किया, जो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला। मतलब कुछ कमी आपने खुद से निकाली और बाकी कमी लोगों ने बताया क्रिटिसाइज करके। तो क्रिटिसाइज करके बताया तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसको करेक्शन कर पाया, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं होता मैं कहाँ कहाँ गलत था। सही। तो इसलिए लाइफ में वैसे लोगों की भी आवश्यकता है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वैसे लोगों की आवश्यकता है जो आपकी कमियों को बताएं। वैसे लोग अगर नहीं होंगे तो आप 100% सक्सेस नहीं होंगे। देखिए, सक्सेस भी लोग का आज के डेट में फार्मूला चेंज हो गया। आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, आप सक्सेस है? मैं नहीं मानता हूँ। आपका हिंदुस्तान लीवर का काम है, आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, हिंदुस्तान लीवर का काम है, उसको सक्सेस नहीं मानते। सक्सेस किसको कहते हैं, मैं उसका मेरा फार्मूला है। हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आज के डेट में जिस पोजीशन पे हूँ उसमें 4 दिन में हो सकता है कि व्यापार को बंद कर दूं, कम कर दूं। 4 दिन हो सकता है मैं अज्ञातवास में चल जाऊं। 4 दिन तक मैं प्रोसेस बनाता हूं बिजनेस का। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, इस प्रोसेस पे लोग काम नहीं करते। पहला है, किसी भी काम करने के लिए प्रोसेस बनाइए। प्रोसेस से प्रोग्रेस होगा और प्रोग्रेस से सक्सेस होगा। प्रोसेस जरूरी है, उससे प्रोग्रेस होगा। यस, और प्रोग्रेस के बाद ही सक्सेस होगा, क्योंकि प्रोसेस बनेगा तो एक सिस्टम बनेगा, ये कहने का मतलब सिस्टम बनेगा। सिस्टम ही काम करता है ऑलवेज। सिस्टम आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है तो प्रोग्रेस होगा, और प्रोग्रेस होता सक्सेस मिलेगा। टर्नओवर मैटर नहीं करता है, इज नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस। हाँ, मतलब टर्नओवर मैटर तो अपने आप कर ही जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेस होगा, काम होगा तो निश्चित तौर पे टर्नओवर होगा ही। वो सेकेंडरी मैटर है, जो होना ही होना है, अगर प्रोसेस हमारा ठीक है तो। ठीक है, शुरुआत हो गई, सब कुछ हो गया। फिर आप 2000 जब सब कुछ ठीक ठाक चलने ही लगा था, सब काम चल ही रहा था, तो फिर अचानक से पटना आने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर कैसे कैसे आप फिर ये दूसरे बिजनेस, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में आप आ गए, और टैली जैसे बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़ करके और इतना बड़ा काम आज आपने कर दिया है। एक्चुअल क्या तो है, इसके बारे में बताइए, टैली के साथ कैसे? 1996 से हम लोग के, और जब हम लोग व्यापार कर रहे थे तो कुछ एक बार चोरी हो गया। अच्छा। तो दुकान में कुछ स्टाफ ने चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, तो भाई हम लोग का स्टॉक तो कुछ था नहीं, मैनुअल था। और मैनुअल का साल भर में फिर भाई जब एक बार स्टॉक लेते थे तब पता चलता था कितना हम लोग का प्लस है, कितना माइनस है। तो ये प्लस माइनस का प्लस ड्यूज भी जो बाजार में होगा वही बही खाते में लिखा होगा, मैनुअल। तो हम लोग 1996 में एक कंप्यूटर लिया। हमारे बड़े भाई हैं, वो कंप्यूटर में काफ़ी एक्सपर्ट उस समय रिसर्च कर रहे थे, और 1996 में एक कंप्यूटर हमने लिया। कंप्यूटर लेने के बाद हम लोग एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनवाए। अच्छा। जिसमें हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग इन्वेंटरी सब उसमें। अच्छा। बिलिंग, तो उसमें BST TOT हुआ करता था। अच्छा। तो BST TOT के समय रिटर्न का समय था, सॉफ्टवेयर वाले ने बोला कि हमें इतने रुपए मिलेंगे तब हम आपको
इसको लॉक को खोलेंगे। अच्छा। लॉक हो गया था सॉफ्टवेयर। तो हमने बोला ये तो गलत बात है, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बोला ब्लैकमेल कुछ नहीं होता है, यही सिस्टम है हमारा। अच्छा। तो हमने उसको बोला कि ठीक है, हम लोग अपना फिर मैनुअल जो अकाउंटिंग उस समय रखते थे, उस मैनुअल से हमने BST ड्यूटी का रिटर्न डाला। उसके बाद में उसको हमने हाथ जोड़ लिया। अच्छा। और हम लोग 4.5 जो वर्जन था टैली का, वो हम लोग ने कलकत्ता से लाके इंस्टॉल किया अपने। जिसका सॉफ्टवेयर आपने पहले खरीदा उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की कुछ जरूरतों की वजह से, फिर आपने उसको बंद कर दिया और फिर उसके बाद टैली पे आप शिफ्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर टैली पर शिफ्ट होते हैं। तो टैली पर शिफ्ट हुए तो हम लोग क्या था कि इन्वेंशन बहुत करते थे। डॉस बेस्ड प्रोग्राम था, हम लोग काफ़ी उसको चलाया करते थे। और इसी बीच में मुजफ्फरपुर में क्या था कि और भी जो लोगों ने कंप्यूटर लगाया हुआ था, ठीक है, उनके यहाँ भी हमने बहुत लोगों को इंस्टॉल करके दिया कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, लेजर, ये ट्रायल बैलेंस सब बनता है। ठीक है, तो लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। नहीं, पहले तो आपने खुद यूज किया ना? पहले मैंने खुद यूज किया। ठीक है। तो 4.5 मतलब ग्राहक बन के आप पहले आए। हाँ। तो 4.5 में इन्वेंट्री नहीं था। अच्छा। तो हम लोग खाली अकाउंटिंग करते थे उसमें, ठीक है, ताकि हम लोग का कितना माल बिका तो उसका सेल्स का एंट्री मार दिया, पेमेंट आ रहा तो उसने एंट्री ले लिया, और हम लोग का जो डे टू डे का ट्रांजेक्शन था वो हम लोग उसमें डाल। इसी टाइप से हमने बहुत लोगों को उस सॉफ्टवेयर को जो है बहुत लोग यूज कर रहे थे, मेरे से पहले से भी कर रहे थे, हमसे बाद में भी किए। तब हमने क्या किया कि कोई किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होता था उस सॉफ्टवेयर में, एक्चुअली सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम समझने में मतलब, हाँ, प्रॉब्लम नॉलेज का था। तो नॉलेज के कारण हम लोग उसके यहाँ जाते थे, बना देते थे तुरंत, अरे ये आपका ट्रांजैक्शन में गलती है और ये है बता। और एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, हम लोग ग्रेजुएशन जो किए थे हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में, तो कॉमर्स बैकग्राउंड में तो हम लोग को अकाउंटिंग बहुत अच्छी समझ में आती थी, तो हमने बता दिया, उनका ठीक हो गया। उस समय मेरा प्रोफेशन नहीं था, कोई पैसे तो लेने नहीं थे, हम लोग बताते थे। कुछ दिनों बाद हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, इसका एक सीमित दायरा, अगर हम लोग को थोड़ा सा फ्लोरिश करना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो हम लोग को थोड़ा मुजफ्फरपुर से बाहर आना पड़ेगा। अच्छा। तो उस समय राजधानी पटना है, पटना से बड़ा कुछ है उस समय हमारी नज़र के सामने। ये कब की बात हो रही है? 1999। ओके। 1999 में सितंबर महीने में हम लोग यहाँ पर आए थे, पटना शिफ्ट हो गए। पटना से। तो यहाँ भी हम लोग प्लास्टिक बिजनेस लेके आए थे, लेकिन कंप्यूटर पर उस समय हम लोग 5.4 टैली यूज कर रहे थे। तो फिर टैली के साथ कैसे जुड़ गए, मतलब टैली के डायरेक्ट पार्टनर आप कैसे बन गए? डायरेक्ट पार्टनर ऐसे बन गए कि हम लोग टैली से काम मांगने गए थे, हम लोग टैली ने साफ मना किया कि भाई हम प्लास्टिक के बिजनेस वाले को काम नहीं देते हैं। अच्छा। तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हम लोग ने घूम घूम के यहाँ पर भी एक कार्ड छपवाया और हम लोग अपना बेचने लगे। टैली सोल्यूशन के एक पर्सन आए, बोले कि भाई आप बेच रहे हैं, आप कार्ड पे हमारा लोगो यूज कर रहे हैं, गलत बात है। अच्छा। तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट दे रहे हैं लोगों को, आप बेच के आते हैं वहाँ। अच्छा, और कस्टमर अनसेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और सपोर्ट इसलिए दे पा रहे थे क्योंकि आपने अपनी समस्या के हिसाब से सीख लिया था सब कुछ उस समय। हाँ। तो अब किसी का वैट में उस समय वैट नहीं आया था, तो उस समय जो भी चैलेंज होता था उसको हम लोग रिमूव कर देते कस्टमर का। तो ये जब बेच रहे थे उस समय वो ऑथराइज नहीं था। अच्छा। हम लोग जैसे बाजार से कलकत्ता दिल्ली से हम लोग माल लाता है, उसे टैली ला के बेच सकते हैं। लेकिन जब कस्टमर फीडबैक कंपनी के पास जाने लगा कि बहुत अच्छा हमको सपोर्ट दे रहे हैं, और ये तो कंपनी के भी पर्सन आए हमारे पास बैठने लगे। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? दो चीज़। एक है, मैंने 10 मिनट पहले बोला कि कोई भी सामान आपने बेचा है वो चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो अनसेटिस्फाइड कस्टमर की संख्या भी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो आपका व्यापार जो है हैंग हो जाएगा, 100% हैंग हो जाएगा। तो हमने सेटिस्फाइड कस्टमर जो मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ था, पहले से प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था, भारती वन है, ज्योति पेपर हैं, यानी बहुत लोग थे यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। हम लोग उनके पास भी गए, उनसे भी बात किए, और नॉलेज के कारण उन्होंने भी हम लोग को सीटिंग दिया। अच्छा। ठीक है, हमारे सामने हम लोग बैठे वहाँ पे, और उसके बाद में जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो डिस्कशन में भी जो उनके चैलेंज थे उनको हमने एड्रेस किया और उनको सॉल्व किया। तो फिर टैली वाली जो बात हो रही है, फीडबैक जो मिला टैली को, हाँ, 2004 में एक प्रोग्राम आया टास्क, टैली ऑथराइज सर्विस सेंटर। अच्छा। टैली ऑथराइज सर्विस सेंटर के में सबसे पहले उसका सर्टिफिकेशन हमको मिला बिहार में। अच्छा। और वहाँ से हमने अपने बिजनेस को रन किया। जबकि आपको ये कहा जा रहा था कि आप मतलब ऑथराइज नहीं है फिर भी आप बेच रहे हैं, और पहला सर्टिफिकेशन की जब बात आई तो वो आपको मिल गई। उसके बाद में डीसीपी आया, डीसीपी फिर हम लोग को मिला। इसमें पहले था सपोर्ट देने का बात था। अच्छा। अब डीसीपी में था कि माल बेच भी सकते हैं, मतलब जो टैली का जो सॉफ्टवेयर उसको आप बेच भी सकते हैं। उसके बाद में फिर आया एमटीपी, मास्टर टैली पार्टनर। अच्छा। मास्टर टैली पार्टनर आया तो हमको अपने नीचे पार्टनर डेवलप करने थे। अच्छा। 3800 जिलों में।
ठीक है, तो वहाँ पर हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो ये 2009 में MTP TP सिस्टम आया, टेली पार्टनर बनाना था, मास्टर टेली पार्टनर। उसके बाद में आया 2016 में 5 स्टार सेल्स एंड सोल्यूशन पार्टनर। अच्छा। और साथ में टेली एक्सीलेटर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हो चुका था इस बढ़ते जा रहा था, दिन ब दिन एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा था। टेली एक्सीलेटर बड़े बड़े कॉर्पोरेट को मिल रहा था। टेली एक्सीलेटर के लिए बहुत सारी पॉइंट थे जिस पर कि लोग टू द पॉइंट फिट नहीं बैठते थे, वो नहीं मिलता। पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में टेली एक्सीलेटर 35 मात्र। तो उन 35 में वो काम भी मेरे पास आज टेली 5 स्टार GVLA पार्टनर 32 है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में 32 से 32 है, उसमें मैं हूँ, ठीक है। तो GVLA का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ लार्ज अकाउंट के पार्टनर हम ही हैं। अच्छा। टेली एक्सीलेटर में हम लोग क्या करना पड़ता है कि हम लोग जो नए लोग आ रहे हैं टेली बिजनेस में उनको सिखाते हैं। अच्छा। व्यापार कैसे करना है, कस्टमर को रिटेंशन कैसे करना है, एम्प्लॉय किस टाइप से आपको हायर करना है, एम्प्लॉय हायर करना पहला पॉइंट है, और दूसरा उसको रिटेन करना दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो सिखाना, यानी हर एक चीज़। आज मेरे पास जो अपनी स्ट्रेंथ है वो 100+ की है पटना में, और पिछले 20 साल का कैरियर में आज के डेट में 25 से 27 हज़ार कस्टमर हमारे पास हैं। पूरे बिहार में 25 से 27 हज़ार ओरिजिनल लाइसेंस यूजर है। अभी पायरेटेड की संख्या करूँ तो 2 लाख से ऊपर है। वो 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 25,000 जो है टैली के लाइसेंस यूजर है, प्लस हुए, और वो सभी कंप्यूटर सिस्टम पे उस टैली पे कोई ना कोई एक ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा है, उसके लिए रोजगार बना हुआ है वहाँ। आज के डेट में हम लोग उसके बीच में 2004 से 7 तक एकेडमी, 8 तक एकेडमी भी हमने चलाया है कुलड़िया कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। हम खुद पढ़ाते थे टैली, तो हम खुद DCA टैली हम खुद पढ़ाते थे। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब क्या ये बता सकते हैं कि ये अब तक आपने नंबर ऑफ कितने टैली सेल आउट किए होंगे? सर आज के डेट में हम लोग अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के बात करें तो 40,000 से ऊपर। 40,000 से प्लस आपने सॉफ्टवेयर अभी तक आपने बेचे हैं बिहार में। तो अब जो आपका अगला जो लक्ष्य है इस फील्ड में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, या फिर जो आपका व्यापार है इसके क्षेत्र में, उसमें शक्ति इन्फोटेक और क्या नया करने जा रही है, या फिर क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी प्लानिंग बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी प्लानिंग। जैसे आज के 25 से 30 हज़ार लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं टैली के प्रोडक्ट से। एज ए ओनर नहीं बोलूँगा, वहाँ एम्प्लॉय की बात करता हूँ, तो जिन्होंने टैली सीखा वो 10 से 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक का जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। यानी जॉब क्रिएशन, और मेरा विजन और मिशन बहुत छोटा सा। बिहार से लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको यहाँ बिहार में अच्छा, सबसे पहला है नौकरी यहाँ मिले, यहाँ वो अपने घर में काम करें, बिहार को बढ़ाएं, यहाँ की मिट्टी से हम लोग का कर्ज उतारें। हम लोग बाहर जाके काम करते हैं, क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास यहाँ अपॉर्चुनिटी कम है। हम कौन बनाएगा इस अपॉर्चुनिटी? हम यहाँ के हैं, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा इसको? हमें इसको ग्रो करना है, हम इसको बड़ा बनाएंगे। तो आज मैंने छोटे से स्टार्टअप से स्टार्ट किया, आज 25 से 30 हज़ार लोग रोजगार बेनिफिटेड हो रहे हैं। आज मेरे इस ऑफिस में 100+ लोग हैं जी, 100+ लोग हैं जो डायरेक्ट मेरे PF ESI पेरोल पे, ठीक है। मैं अगर पहला दिन सोचता कि ये तो बड़ा काम है, नहीं हो पाएगा, तो आज ही नहीं होता। पहले दिन से विजन और मिशन एक है, आज भी मेरा विजन और मिशन है कि अगले 2025 तक, ठीक है, किस टाइप से हम लोग नौकरी रोजगार, किस टाइप से हम लोग यहाँ और उपार्जन करें, इस पर हम लोग का पहला फोकस होना चाहिए। हर एक एंटरप्रेन्योर का ये फोकस होना चाहिए कि हम लोग कैसे और रोजगार दे पाएँ, और रोजगार की कैसे, यानी संख्या कैसे बढ़े। जो नए हैं, क्योंकि आप तो एक मुकाम पे पहुँचे हैं, इतने लंबा जो आपने संघर्ष किया है, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी होगी, उससे बड़ा बड़ा निर्णय फिर आपने लिया होगा। जो नए स्टार्टअप है बिहार में, तो उन स्टार्टअप करने वाले युवाओं के लिए, या फिर जिनके पास फंड नहीं है, पैसा कम है, या फिर जिनके पास कुछ लोन लेके जो शुरू कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो किसी भी क्षेत्र में अगर वो स्टार्टअप कर रहे हैं, हम बताते हैं तो उनके लिए क्या? जैसे क्या होता है कि हर एक आदमी से मैं बच्चे से पूछता हूँ क्या करना है, तो इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, मल्टीपल सर्विसेज में, यानी हर एक आदमी जो बात कर रहा है वो नौकरी पाने की बात कर रहा है जी, है ना। नौकरी देने वाले की बात करनी पड़ेगी। नौकरी हम लोग कैसे बांट सकते हैं उसकी बात कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल। पाना क्यों?
देना क्यों नहीं? हाँ, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अगर आप उस वक्त अगर सरकारी नौकरी में चले जाते तो जो ये आज के आपके माध्यम से डायरेक्ट लेवल पे करीब 100 से ज़्यादा लोग जो आपके साथ एम्प्लॉई रोजगार कर रहे हैं और करीब 25,000 लोग जो इनडायरेक्ट आपसे रोजगार पा रहे हैं, तो फिर ये क्रिएशन नहीं होता। ये क्रिएशन नहीं होता। अब यहाँ पर मैं जो लोग को बोलता हूँ, पहला लाइन में ठीक है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको सिविल सर्विस जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, एकदम अपने फोकस से मत हटिए, एकदम करना है। लेकिन व्हाट इज द सेकंड लाइन? सेकंड लाइन भी तैयार रखिए कि अगर आप वहां नहीं करते हैं तो सेकंड लाइन क्या है? तो सेकंड लाइन जब आप बनाते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन क्या होता है? उस समय जो बच्चों को मैक्सिमम देता हूं, उनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होती है, उसके ऊपर मेरी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मैटर नहीं है, मैटर है कि उसके बाद में जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो आज की जनरेशन है वो पहले दिन ही तीसरी सीढ़ी और 5वीं सीढ़ी और 10वीं सीढ़ी की बात करती है। मैं कहता हूं कि ताजमहल बना हुआ पहली ईंट रखाई होगी, तो उसी हिसाब से आप जब पहला स्टेप लेते हैं, आपको 10,000 की नौकरी मिलती है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कीजिए, आप 10,000 की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, आप कुछ सीखने जा रहे हैं और 10,000 रुपया आपको पॉकेट मनी मिल रही है जी। अब 10,000 रुपये में जहां सीखने को नहीं मिले वहां 1 घंटा भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर नई चीजें आप कुछ नई चीजें अगर उस कंपनी में सीखने को नहीं मिलती, आप 10 मिनट में वहां पर आप जो सीख चुके हैं और आप मल्टीपल टाइम वही काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से वही काम कर रहे हैं, 5 साल, आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज बेच के सैलरी उठा रहे हैं, राइट। आप अपने काम से सैलरी उठा रहे हो और आप अपने काम के लिए, और आज के डेट में जितने भी लोग वहां वेल सेटल्ड हैं, जो 20,000, 25,000, 30,000, मैं उनको भी आज कहता हूं कि आपको अपने नॉलेज को डे टू डे बेसिस पर, चाहे बहुत सारे अब तो प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, नॉलेज जिस फील्ड में उसमें अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए और अपग्रेड होते रहिए। और अपग्रेड होके आप अपने, जब कहीं भी आप काम कर रहे हैं और आप अपग्रेडेड रहेंगे तो आपकी सैलरी बट नेचुरल बढ़ जाएगी। बिल्कुल। पहली नई चीजें आपके पास, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी क्योंकि आपका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉलेज स्ट्रांग होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब पहले आपको अपॉर्चुनिटी जाकर लेना पड़ेगा क्योंकि नॉलेज कम है। उस समय जो कीमत आपको मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, एक्सेप्ट कीजिए, बशर्ते इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो उस काम को मन लगा के कीजिए, इस बात पे ध्यान मत दीजिए आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कितना पैसा मिल रहा है। और अगर आप नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे तो बाद में अपॉर्चुनिटी खुद चल के आपके पास आएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि जो भी बिहार के युवा हैं, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रोशन डिंडारिया जी हैं, जिन्होंने साइकिल से अपने शुरुआत करके अपने जीवन की और आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मैं अकाउंट में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी चर्चा वीडियो में शायद नहीं खुल के किया जा सकता है, लेकिन बस ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और इन्होंने जो कर दिखाया है वो निश्चित तौर पे हमारे जैसे, आप जैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम करेगा।